वेलकम। मैं अजय महतो आज आप लोगों के लिए फिजिक्स के ऑप्टिक्स चैप्टर लेके आए हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए, ऑप्टिक्स का पार्ट 1 हम पहले ही देख चुके हैं। ऑप्टिक्स चैप्टर का पार्ट 1 आईट्रिक्स के यूट्यूब चैनल में पहले ही डाल दिया गया है। आज ऑप्टिक्स के पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे हम शुरू करते हैं गोलीय दर्पण से। तो देखिए, गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रचित या सिल्वर्ड कर बनाया जाता है। कांच के उस टुकड़े की बाहरी सतह को रचित करने से अवतल कनकेव, जबकि बाहरी टुकड़े के भीतरी सतह को रचित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। यह था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो भागों में बांटा गया है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अगर हम क्या देख लीजिए कि बाहरी सतह को पॉलिश करते हैं तो क्या अवतल दर्पण बनेगा, और भीतरी सतह को हम पॉलिश करते हैं तो वह उत्तल दर्पण बनेगा। देखिए आगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि फोकस दूरी f हो तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा 2f, तथा फोकस दूरी f बराबर हो जाएगा r/2। यह फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको ध्यान से देखना है। अब देखिए, गोलीय दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी नए प्रतिबिंब की दूरी भी तथा फोकस दूरी f हो तो इसे हम लोग दर्पण सूत्र भी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसे दर्पण सूत्र भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली। गोलीय दर्पण में क्या क्या वर्ड होता है, क्या क्या बिंदु होता है, उस बिंदु को हम समझेंगे। पहले वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा है कि दर्पण का, अपने गोल दर्पण का जो केंद्र होगा, सेंटर होगा, उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे हम लोग किसे सी से सूचित किया जाता है। अब देखेंगे ध्रुव पोल। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर स्थित केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कहने का अर्थ ध्रुव जो पोल जो हुआ वह क्या है कि कह सकते हैं कि केंद्र से जो मुख अक्ष होता है उसके परिधि पर जो बिंदु होती है मुख अक्ष होते हुए, उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। ध्रुव के परावर्तक पृष्ठ पर जहाँ पर कोई किरण आती है और परावर्तित हो जाती है, उस केंद्र को दर्पण का ध्रुव पोल कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस बृहत गोले का भाग होता है, उस गोले की वक्रता त्रिज्या r कहलाती है। यह ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के मध्य दूरी को दर्शाती है। देख लीजिए वक्रता त्रिज्या क्या है। यह वक्रता त्रिज्या जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, और पोल के बीच की दूरी, पोल ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब आगे देखते हैं मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। ध्रुव P से वक्रता त्रिज्या R को मिलाने वाले रेखा लाइन को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि पोल और ध्रुव को जो मिलाएंगे जिस लाइन को,
उसी को कहा जाता है दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब देखिए फोकस, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट कहते हैं। कहने का तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, कहने का अर्थ जो लाइन होता है मेन लाइन, उस पर वह ऐसा बिंदु जहां पर समांतर आती है, कोई अगर अनंत से कोई समांतर किरणें आती है उसको दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से मुख्य अक्ष पर गुजरती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। अब है फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। कहने की अर्थ हुआ कि ध्रुव पोल से फोकस जो जहाँ होती है उसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। आवर्धन, मैग्निफिकेशन, किसी गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या है? किसी गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को बट्टे में करेंगे, अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। एम से एम द्वारा, कैपिटल एम द्वारा दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो आवर्धन एम बराबर होता गया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ये आपका एक फार्मूला हो गया कि आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यदि m का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होगा। m का मान अगर धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होगा। यदि m का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा। क्या हुआ? अगर आवर्धन का मान क्या हुआ? धनात्मक, पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? सीधा एवं आभासी, आभासी मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी हो जाएगा। यदि वही आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव में होगा, प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो हमने आवर्धन से भी हम पता कर सकते हैं कि उसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी है। कहने का तो वास्तविक है या उल्टा है, किस तरह से, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर। तो कहने का हुआ कि जितना भी प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से टकराने के बाद किसी भी वस्तु का, अगर वास्तविक और उल्टा बनेगा तो आवर्धन क्षमता माइनस में होनी चाहिए। अगर सीधा और काल्पनिक बनेगा तो आवर्धन क्षमता कितना? पॉजिटिव होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। उत्तल दर्पण देखिएगा, वह गोलीय दर्पण जिसकी बाह्य सतह उभरी हो उत्तल दर्पण कहलाती है। जिसका बाहरी सतह उभरी हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। इसकी आंतरिक सतह को लेपित, पॉलिश किया जाता है। यह दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। अनंत से जो किरण है तो उसको पूरा फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी, जो फैलाने का काम करेगा उसको अपसारी, जो संकुचित करने का काम करेगा अभिसारी, डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। अब आगे देखेंगे इसका। उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखी गई हो, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे, फोकस पर कहाँ? दर्पण के जस्ट पीछे, दर्पण के पीछे अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का आभासी मतलब काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, अगर अनंत से ये वस्तु रखा गया है ए बी क्या आपका वस्तु है, अनंत से किरणें आ रही है, अनंत से किरणें आ रही करने का दर्पण से टकराई, टकराने के बाद दर्पण के पीछे, दर्पण कहाँ? पीछे। देखिए मुख्य, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ये पोल है, ये सेंटर है, फोकस है, ये मुख्य अक्ष पर है। तो फोकस पर जहाँ टकराने के बाद यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए वस्तु के तुलना में ये मुख्य बिंदुवत प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कैसा? बिंदुवत, बिंदुवत। और ये क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? देख लीजिए, बहुत छोटा काल्पनिक था सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा?
अत्यधिक छोटा, काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। ये बहुत ही छोटा बिंदुवत बनेगा, सीधा बनेगा और क्या दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, उपयोग के बारे में जानेंगे। तो स्कूटर, मोटर कार, बस आदि के पीछे के वाहनों को देखने के लिए प्रयुक्त साइड मिरर अथवा रियर व्यू मिरर के रूप में। कहने का अथवा अगर हम बाइक है, स्कूटर है, बस है, कार है आदि में पीछे को देखने के लिए, देखिएगा पीछे कौन गाड़ी आ रही है नहीं है, उसको गाड़ी को देखने के लिए जो हेडलाइट पे लगाया जाता है साइड मिरर के रूप में, वह हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि साइड मिरर में निम्न से कौन किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे अवतल, और एक और है स्ट्रीट लैंप में इनका उपयोग क्या है, क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है। करेंगे तो जो लाइट होती है बड़े बड़ी, उसमें भी हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका हो अथवा वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। इसका बाहरी भाग लेपित या पॉलिश होता है। अंदर की होता है क्या होता है, वह धसा हुआ रहेगा, बाहर की ओर फैला हुआ रहेगा, उसको कहेंगे हम लोग अवतल दर्पण, और बाहर की उसको पॉलिश किया जाता है। अब देखिए इसको, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, उसका प्रतिबिंब कहाँ, फोकस पर अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। जबकि हम लोग देखे थे उत्तल दर्पण में बिंदु के समान वहां भी था लेकिन वह काल्पनिक था, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक है एवं वहां सीधा था, या क्या है, उल्टा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। फिगर देखिए, फिगर में ये अनंत से किरणें आ रही है, अनंत से किरणें आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ, फोकस पर, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ, फोकस पर। एक देखिए नीचे से आ रही है किरणें, फिर टकराई, फिर देखिए ऊपर की ओर चले गया, ये कहाँ, फोकस पर। तो फोकस पर जो दो कई किरणें टकराती है तो वहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए दर्पण के आगे है तो क्या बनेगा, ये वास्तविक बनेगा, दर्पण के पीछे बनने पर काल्पनिक होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, और क्या ऋणात्मक भी कह सकते हैं। चलिए वस्तु से उल्टा बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा क्या हुआ, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। देख लीजिए ये ए बी वस्तु है, यहाँ से ए से किरण निकली, दर्पण एम पर पड़ा और ये फोकस से गुजरते हुए बाहर निकल गया। फिर दूसरा किरण ए से निकला और एन पर आया और उसी दिशा में लौट गया। इस आधार पर देखते क्या है कि दोनों रेखाएं जो कटती है, जिस तरह प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश, वह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। कहाँ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। और देखिए यह वस्तु ए बी है और ये प्रतिबिंब ए बी है, तो ये क्या प्रतिबिंब क्या हुआ, उल्टा हुआ। कैसा हुआ, उल्टा हुआ। और वस्तु ए बी के तुलना में प्रतिबिंब ए बी क्या है, छोटा है। प्रतिबिंब छोटा, उल्टा और दर्पण के आगे है तो वास्तविक। क्या देखेंगे, वास्तविक है, वस्तु से छोटा है और उल्टा है। और ये कैसे कहाँ बना है, देखिए ये वक्रता केंद्र है और इधर अनंत है, तो दर्पण कहाँ रखा गया है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, कहाँ ठीक वक्रता केंद्र पर वस्तु रख दिया जाए। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के समान आकार एवं वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के समान ही प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए ए और बी ये आपका वस्तु है, दर्पण से टकराया फिर रिटर्न आ गया, फिर एक किरण यहाँ से देखिए आता है और ये इधर रिटर्न आ जाता है और फिर रिटर्न चल जाता है इधर। तो यहाँ देखिए इधर से आया इधर रिटर्न आ गया, फिर इस दिशा से आया इस दिशा से रिटर्न आ गया, इस दिशा से आएगा इस दिशा से रिटर्न हो सकता है। तो यहाँ अगर वस्तु को हम ए बी जो वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है, देखिए जब वस्तु को हम लोग ए बी को रखते हैं तो इसका देख लीजिएगा प्रतिबिंब कहाँ बनता है कि वक्रता केंद्र पर ही ए डैश बी डैश बनता है, उसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है, कहाँ वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और क्या देख रहे हैं वक्रता केंद्र पर ए डैश और बी डैश, वस्तु ऊपर की ओर है प्रतिबिंब नीचे की ओर है, प्रतिबिंब क्या बनेगा उल्टा, वस्तु के समान और वास्तविक बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित हो, कहाँ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। देखिए जब वस्तु कहाँ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में क्या स्थित है ए बी, ए बी कहाँ स्थित है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ए बी स्थित है। तो क्या देखते हैं देख लीजिए बस अनंत की किरण कहाँ थी, किरण देख लीजिए इधर से किरण आपको जाती हुई नजर आ रही है, देख लीजिए फिर इस दिशा में लौट जाती है वक्रता केंद्र से, दूसरी किरण इस वस्तु से दर्पण पर और फोकस से होकर गुजरते हुए कहाँ कटती है देख लीजिए ए डैश बी डैश, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु ए बी से तुलना में ए डैश बी डैश क्या बड़ा है, बड़ा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बड़ा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु फोकस पर, देखिए जब वस्तु फोकस पर रखा गया है, जब वस्तु को फोकस पर रखे हैं तो क्या हुआ एक किरण देख लीजिएगा ऐसे जाता है यहाँ दर्पण फिर इसी रिटर्न में आ जाता है, और दूसरा देखिए वस्तु से दर्पण पर और फिर रिटर्न फोकस से, तो ये कहीं कटता हुआ नजर आ रहा है, नहीं कटता हुआ रहा है, इसे कहेंगे हम लोग ये अनंत पर कटेगा। कहाँ कटेगा अनंत पर कटेगा, तो ये अनंत पर कटेगा तो वस्तु से लंबाई से क्या होगा बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, और क्या होगा उल्टा, क्योंकि ऊपर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है नीचे बन रहा है, तो क्या कहेंगे उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा और दर्पण के सामने होने के कारण वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट छठा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका दर्पण के पीछे, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दर्पण के पीछे, बहुत बड़ा आभासी मतलब काल्पनिक, इस बार सीधा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए वस्तु को फोकस और पोल के बीच में ए बी वस्तु रखा गया है, तो यहां से किरण गया तो दर्पण टकराने के बाद सीधे पीछे बन रहा है, दर्पण टकराने के बाद पीछे काल्पनिक दिखा रहा डॉट डॉट, ये काल्पनिक वस्तु ए बी की तुलना में क्या है ए डैश बी डैश बड़ा है, प्रतिबिंब क्या बन गया बड़ा, दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या होगा काल्पनिक, काल्पनिक बड़ा और क्या ये ऊपर है सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या देख रहे हैं दर्पण के पीछे काल्पनिक बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ये क्या है, और जब वस्तु को अवदर्पण में फोकस और पोल के बीच रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थोड़ा सा गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या है उसको थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। साइन कन्वर्जन ऑफ मिरर,
तो देखिए ये जो आपका जो है साइन प्रॉपर्टी जो है उसको कह सकते हैं आप कोऑर्डिनेट के आधार पर बनाया गया है। देख लीजिए बीच में आपको 0 0 जहां मिरर लिखा है उसको कोऑर्डिनेट 0 0 समझिए। हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट में राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। यहाँ भी वही है, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। अब ऊपर जाते हैं पॉजिटिव, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव, बीच में मिरर। क्या देख रहे हैं, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ये तो था हमारा चिन्ह प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं इसी में दर्पण में, अवतल दर्पण में देखते हैं तो ये देख लीजिएगा, दर्पण के सामने आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। दर्पण के सामने नेगेटिव बताए थे भी कि दर्पण के सामने जो भी बनेगा वो क्या होता है, ऋणात्मक बनता है, नेगेटिव बनता, आवर्धन क्षमता भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब या वस्तु अगर उसका एरो ऊपर की ओर है तो क्या होगा, पॉजिटिव धनात्मक होगा, अगर नीचे की ओर है तो नेगेटिव होगा, और दर्पण के पीछे होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या कहलाता है आपका अवतल दर्पण में। अब आते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में अगर दर्पण के पोलिस के पीछे देख रहे हैं, पोलिस के पीछे पॉजिटिव और पोलिस के सामने अपोजिट, जहां प्रतिबिंब बनता है अधिकतम, पॉजिटिव कहाँ ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा तो नेगेटिव, और सामने आएगा लेफ्ट साइड तो नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा, मेन रूप से आपका कोऑर्डिनेट जो चलता है इसी के आधार पर है, चाहे दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, इसी कोऑर्डिनेट को ध्यान रखेंगे कि प्रतिबिंब हो या वस्तु हो कहाँ रखा गया है। ये नोमिकल बनाने में काम आता है कि कहाँ रखा गया है। अगर किसी वस्तु को, ये है मुख अक्ष, मुख अक्ष के लेफ्ट साइड रखा गया है तो नेगेटिव होगा, राइट साइड रखा गया है पॉजिटिव होगा, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव होगा, चाहे वो प्रतिबिंब हो या वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो। इस कोऑर्डिनेट को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं आगे हम, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाशीय किरणें विरल से सघन, विरल मतलब होता है सॉफ्ट और सघन मतलब होता है हार्ड, अगर विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अविलंब मतलब जो लंबवत होता है, परपेंडिकुलर, उसकी ओर झुक जाती है, उसके किनारे आ जाती है, उसके सटने लगती है। यदि सघन माध्यम से विरल में जाए, हार्ड से सॉफ्ट में जाएगा तो माध्यम में प्रवेश करने से तो वह अविलंब से दूर, परपेंडिकुलर से दूर भाग जाती है। चलिए देखते हैं, यहां से ये आपका सॉफ्ट है, ये आपका हार्ड है। एयर आपका सॉफ्ट होता है, विरल होता है, वाटर क्या होता है आपका सघन होता है। यहाँ सोर्स से एक लाइट देते हैं, लाइट देने के बाद जैसे ही आपका सघन में आएगा, सघन में आने के बाद देख लीजिएगा ये क्या आता है, इससे थोड़ा सा टच का नज़दीक आता जा रहा है। देख लीजिए ये आपका परपेंडिकुलर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला, ये कितनी दूरी पर है, और ये टकराने के बाद जैसे ही आपको इस सघन माध्यम में आया लाइट तो क्या देखिए दर्पण से ये परपेंडिकुलर से थोड़ा सटता हुआ नजर आता है और ये रिफ्लेक्टेड रहा है। कुछ लाइट अंदर आ जाती है और कुछ लाइट परावर्तित हो जाती है। ये आपतित, ये कुछ लाइट परावर्तित होती है और कुछ क्या होती है सघन माध्यम में चले जाती है। जो जाती है सघन माध्यम में वो परपेंडिकुलर नॉर्मल के क्या होता है से नज़दीक मुड़ जाती है, नज़दीक आने लगती है। दूसरी तरफ देखिए, अगर हम लोग क्या सघन से विरल में भेजते हैं, सघन से जैसे विरल में भेजते हैं तो पहले देखिए ये कोण था और बाद में क्या हुआ, परपेंडिकुलर से देखिए दूर भाग रहा है तो थीटा कोण बनाया। तो यहाँ देख रहे क्या है, सघन से विरल में आ जाता है, परपेंडिकुलर से क्या दूर भागता है,
और अगर विरल से सघन में आता है तो परपेंडिकुलर के नज़दीक आता है। इसको सही से ध्यान रखेंगे क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपवर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। आपतित किरण जो आती है, अपवर्तित कहेगा, देख लीजिए, जो आई आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो लंब है, तीनों कहाँ एक ही बिंदु पर है, तीनों एक ही बिंदु पर है। चलिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन की कोण की जया साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियत होता है। इन्हें हम लोग क्या स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। किसे? स्नेल का अपवर्तन का नियम। तो क्वेश्चन पूछेगा स्नेल का अपवर्तन का नियम निम्न में से किसे क्या कहा जाता है? तो स्नेल का अपवर्तन का नियम है साइन आई बटा साइन आर। इससे हम लोग क्या होता है, एक स्थिरांक या नियतांक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित करते हैं। अपवर्तनांक को किससे? म्यू द्वारा, इसको म्यू कहते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू द्वारा सूचित करते हैं। अपवर्तनांक हम लोग म्यू द्वारा सूचित करते हैं। तो स्नेल का नियम क्या हो गया? साइन आई बटे साइन आर। साइन आई क्या है? साइन आई जो है वह आपका दिखा देते हैं फिगर से। साइन आई जो है ये देख लीजिए, साइन जो ये चीज है कि आपको नॉर्मल और सोर्स से जो यहाँ बीच में कोण बनता है इसको हम लोग साइन आई बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड से यहाँ जो कोण बनता बोलता है साइन आर। साइन आई बटा साइन आर को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सूर्यास्त के समय कुछ समय पहले तथा कुछ समय बाद, सूर्यास्त के कुछ बाद सूर्य का दिखाई देना, इसे प्रकाश के अपवर्तन का ही नियम है। प्रकाश तो सूर्य अस्त हो जाता है फिर भी हमको हल्की लालिमा दिखाई देती है, वह किस कारण से दिखाई देती है? तो किसके? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा कि सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना प्रकाश के किन कारणों से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण के होता है। किससे? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़, मैंने किसी लिक्विड में, पानी में, गिलास में पानी है उसमें छड़ या कलम डालिएगा, किसी लकड़ी के टुकड़े को और से खड़ा कर देंगे, आधा डुबा दिया जाए तो छड़ जो है टेढ़ी दिखाई देगी, सीधा नहीं। देखिएगा घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सदी क्या होती है? हल्की टेढ़ी दिखाई दी। क्या रीजन है टेढ़ी दिखाई? टेढ़ा तो है नहीं, टेढ़ी दिखाई रीजन है क्या? प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? वो हल्की टेढ़ी दिखाई देती है। जल से भरे बर्तन की पेंदी वास्तविक गहराई से हल्की ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जल की जूस से अगर भरे बर्तन में है हल्का लगेगा, हल्का नीचे पेंदी में उठा हुआ नजर आएगा, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। आकाश में तारे का टिमटिमाना, ये भी किसका? आकाश में जो तारे का टिमटिमाता होता है ये भी प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रांतिक कोण बहुत ही अच्छा है, सही से देखिएगा, समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके अभिलंब पर आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। चलिए, क्रांतिक कोण बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको समझने के पहले जो स्टूडेंट हमारे अजय ट्रिक्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे YouTube चैनल अजय ट्रिक्स को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, हमें भी पढ़ाने में अच्छा रहेगा। और आप कमेंट देते रहिएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है या वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और दोस्त भी इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देख सके और लाभान्वित हो सके। तो देखिए, आज आपको हम क्रांतिक कोण अच्छी तरह से समझाएंगे फिगर के साथ। जो क्वेश्चन पूछता है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है। देखिए, क्रांतिक कोण
यहाँ से डिफिनेशन करा, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल हार्ड से सॉफ्ट में प्रवेश करती है तो उनके अभिलंब पर आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है क्रांति कोण कहलाता है। चलिए इसको फिगर से समझते हैं। देख लीजिए, नॉर्मल पहले नीचे वाला वाटर है सघन है, ऊपर वाला एयर है विरल है। पहले हम यहाँ से जब किरण डालेंगे सघन से तो बताया गया था कि अभिलंब से दूर भागता है, सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। तो देखिए ये दूर भागते भाग, इसको जब हटाते जाएंगे हम हटाएंगे तो ये भी दूर भागेगा। तो देखिए यहाँ सेकेंड फिगर में हटाते गए तो ये क्या होता है, ये दूर जो होता है, जो किरण जो अपवर्तित वो दूर भागते गया, भागते भागते देख लीजिएगा 90 डिग्री पर आ गया। अभिलंब और ये जो है 90 डिग्री पे यहाँ जो कोण बना वो कितना बना, 90 डिग्री का कोण बना। कितना, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। कहने का तो ये ऐसे गया, ये जो कोण आपको दिखाई देगा ये कोण जो कोण दिखाई देगा ये बनेगा आपका कितना डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री कोण। ये जो देख लीजिए जैसे जैसे इसको दूर करेंगे अभिलंब से, ये जो है अपवर्तित किरण और अभिलंब से दूर भागते भागते यहाँ पर आ गया। जब अपवर्तित किरण 90 डिग्री कैसे अभिलंब के साथ 90 डिग्री कोण बना ले, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल क्रांति कोण। कब, अपवर्तित के बाद, सघन से विरल में जाएगा तो अपवर्तित के बाद जब अभिलंब और मुख अक्ष के साथ 90 डिग्री कोण बन जाए इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। चलिए ये फिगर भी समझ लीजिए, आगे काम आएगा। थर्ड फिगर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब कहेगा इसको और घसका दिया जाए और दूर भगा देंगे अभिलंब से आपतित किरण तो परावर्तित किरण और नीचे आ जाएगा। क्या जाएगा, इस अभिलंब से दूर भागता हुआ नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो ये देखिए ये जो कोण है आप लोग दिमाग लगाइए, ये कोण 90 डिग्री से अधिक होगा या कम होगा, ये 90 डिग्री से अधिक होगा। जब अपवर्तित किरण 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाने लगे, 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाने लगे तो कोई भी किरण अपवर्तित नहीं होगी, कोई भी किरण अपवर्तित नजर नहीं आएगी। ये क्या हुआ, जिस दिशा से आई उसी दिशा में रिटर्न हो जाएगी, जिस दिशा से आई उस दिशा में रिटर्न हुई। इसी को कहते हैं लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहेंगे इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। न जितना आपतित होगा उतना ही परावर्तित हो जाएगा, इसी को कहेंगे हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है, जब देख लीजिएगा अपवर्तित किरण आपका अपवर्तन कोण, ये जो अपवर्तन कोण है 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए। 90 डिग्री से जैसे ही ज्यादा होगा सारा किरण क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन अपवर्तित परावर्तित हो जाएगा, सारा किरण क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। चलिए ये तो था क्रिटिकल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश की किरणें द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए। वही जो कोण बताएं 90 डिग्री, क्रांति कोण मतलब 90 डिग्री, क्रांति कोण का अर्थ क्या है, 90 डिग्री से अधिक हो जाए। प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करेगी। जो प्रकाश की किरणें जो ऊपर जो बताए थे, प्रकाश की किरणें जो है ऊपर प्रवेश नहीं करेगी, विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करेगी, बल्कि पूर्णतः परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाएगी। पूर्णतः क्या है, सघन माध्यम में पूर्णतः परावर्तित होकर सघन माध्यम में क्या हुआ, लौट जाएगी। इस परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक दशाएं। प्रकाश का गमन सघन से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब भी होता है क्या हुआ, हमेशा वह सघन से विरल की ओर, याद रखिएगा सघन से विरल माध्यम, हमेशा सघन से विरल होगा। क्वेश्चन पूछेगा अगर कोई प्रकाश की किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती है तो सघन से विरल जाता है या विरल से सघन जाता है।
तो ये हमेशा सघन से विरल जाएगा, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से हमेशा अधिक होगा। आपतन कोण का जो मान होगा हमेशा क्रांति कोण से अधिक होगा, ध्यान रखेंगे। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से हमेशा अधिक होगा, कब? जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तब। आगे देखिए, ये एक और फिगर दिखा दिया गया है। आपतित किरण सघन से गया, फिर अपवर्तित किरण, ये है सघन माध्यम। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा तो ये देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? आपका पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक अपवर्तन। आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। जब प्रकाश किसी तरह से वे हीरे में प्रवेश करता है तो उसके अंदर विभिन्न तलों पर अनेक बार परावर्तित होता है। इस स्थिति में हीरे के आंतरिक पृष्ठ के आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम हो जाता है और प्रकाश की किरणें हीरे के अंदर प्रवेश कर जाती है, परिणाम स्वरूप चमकता हुआ नजर आता है। आगे देखिए, मरुभूमि में मृचिका मिरेज, यह एक प्रकार का प्राकृतिक दृष्टि भ्रम है। कैसा है? दृष्टि भ्रम है, जैसा होता नहीं है, जिसमें व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं का उल्टा या बड़े आकार का प्रतिबिंब देखता है। गर्मी के दिनों में पृथ्वी के निकट की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। तो क्या हो, गर्मी के दिनों में क्या होता है? पृथ्वी के निकट के वायु, नीचे की जो वायु है वो क्या ऊपर के वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वायु के ऊपरी परतों का घनत्व निचली परतों की अपेक्षा अधिक हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें इन परतों से होकर गुजरती है तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है और ये किरणें पुनः पूर्णतः परावर्तित होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। अपवर्तन का नियम की तरह, परंतु ऊपरी परतों में अधिक घनत्व होने के कारण ये किरणें अविलंब की ओर झुक जाती है, जो कि पृथ्वी के नीचे से आती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण मरुस्थल में स्थित पेड़ अथवा अन्य वस्तुओं का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। मरुस्थल में स्थित पेड़ अथवा अन्य वस्तुओं का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, इसलिए पूर्ण परावर्तन के कारण। अब आगे देखिए, वस्तु का रंग देख लीजिए। किसी पारदर्शक वस्तु का रंग उसके द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश पर निर्भर करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश के पर निर्भर करता है। रंगों को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स, द्वितीयक रंग सेकेंडरी कलर्स, पूरक रंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। 3 तरह कलर, प्राइमरी कलर्स, द्वितीयक रंग, पूरक रंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स, प्राथमिक रंग अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं होते हैं। प्राथमिक रंग क्या है? किसी अन्य रंग से मिश्रण से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि इन रंगों को उचित अनुपात में मिश्रित कर अन्य सभी रंगों को प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक रंग किसी अन्य रंगों का मिश्रण नहीं है और प्राथमिक रंगों को मिलाने से अन्य रंग प्राप्त किया जा सकता है, किया जाता है। प्रकाश के 7 रंगों में लाल रेड, हरा ग्रीन, नीला ब्लू प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कितने हो गए? 3 ही प्राथमिक रंग है। कौन कौन? लाल, हरा, नीला। क्वेश्चन पूछेगा अगर निम्न से कौन सा प्राथमिक रंग है? प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा एवं नीला। लाल, हरा और नीला क्या होते हैं? 3 आपका प्राथमिक रंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीयक रंग सेकेंडरी कलर्स। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त रंग, प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त रंग द्वितीयक रंग कहते हैं। कहने के बाद 2 प्राथमिक रंग जब मिलाएंगे जो रंग बनेगा उसको लोग द्वितीयक रंग सेकेंडरी कलर कहते हैं। इन रंगों के संयोजन से उनसे प्राप्त रंग निम्नवत है, नीचे दिया गया। अगर हरा और लाल को किसी खास अनुपात में अगर मिलाते हैं तो वो पीला बनेगा। हरा और लाल से पीला। पीला किससे बना है? हरा और लाल से। नीला और लाल से मैजेंटा, नीला लाल से मैजेंटा,
नीला और हरा से मोरपंखी नीला या पीकॉक ब्लू या सियान बोला जाता है। नीला हरा से मोरपंखी ब्लू, पीकॉक ब्लू या सियान कहते हैं। पूरक रंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स प्राथमिक एवं द्वितीयक रंगों के मिश्रण से प्राप्त रंग पूरक रंग कहलाते हैं। कहने के अर्थ हुआ पूरक रंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक प्राथमिक रंग उठाना है, एक द्वितीयक रंग। तो इसमें देखिए हरा और लाल का यूज हो गया, तो इसमें हरा लाल यूज नहीं होगा, इसमें क्या होता है नीला यूज होगा। देखिए लाल और श्यान, श्यान ये है, तो इसमें नीला और हरा है, इसमें लाल नहीं था, इसमें लाल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा सफेद। तीनों रंग होना चाहिए। अब देखिए मैजेंटा में आपका नीला और लाल है, क्या कमी है हरा, तो हरा प्लस मैजेंटा सफेद। फिर देखिए पीला, पीला में क्या है हरा और लाल, क्या नहीं है नीला, तो नीला प्लस पीला बराबर सफेद। ये खुद से बना सकते हैं। अगर आपको सेकेंडरी रंग पता है तो पूरक रंग निकाल सकते हैं। है क्या कि हरा और लाल से पीला बनता है, नीला लाल से मैजेंटा, नीला हरा से मोरपंखी या सियान रंग बनता है। तो देखिए तो हमको पीला में क्या मिलाएंगे, हम पीला में नीला मिलाएंगे तो सफेद बनेगा, मैजेंटा में हरा मिलेंगे तो सफेद बनेगा, और सियान में लाल मिलाएंगे तो सफेद बनेगा। मैंने सेकेंडरी में प्राथमिक मिलाएंगे तो सियान सफेद बनेगा। और कौन सा प्राथमिक, जो जिसमें सेकेंडरी यूज नहीं है उसी प्राथमिक को मिलाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गति करता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। यह परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। लॉर्ड रेले के अनुसार किसी भी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिन तरंगों का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तथा उनका प्रकीर्णन कम, तथा जिन तरंगों का तरंगदैर्घ्य कम होता है उनका प्रकीर्णन अधिक। उदाहरण सूर्य के प्रकाश में ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन रहता है तरंगदैर्घ्य से, जिन तरंगों का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, जिन तरंगों का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, उल्टा होता है। चलिए देखते हैं, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है परंतु प्रकीर्णन सबसे कम। अभी देखिए हम, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है प्रकीर्णन कम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक प्रकीर्णन सबसे कम। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता, अच्छी तरह ध्यान रखेंगे कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी कैसी होती है, सबसे अधिक, प्रकीर्णन सबसे कम, विक्षेपता सबसे कम। बैगनी रंग तरंगदैर्घ्य सबसे कम परंतु उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक, बैगनी रंग तरंगदैर्घ्य सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे अधिक। ये दो, एक में दो, टोटल यहाँ 4 क्वेश्चन है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तरंगदैर्घ्य लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी का, सबसे कम प्रकीर्णन लाल का। ध्यान देखिएगा, प्रकीर्णन के उदाहरण आकाश का नीला रंग एवं समुद्र का नीला रंग का प्रतीत होना, ये क्या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, यह क्या प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम अथवा यह दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इसका उपयोग यातायात में खतरे के संकेतों को दर्शाने के लिए किया जाता है। चलिए ये तो था हमारा ऑप्टिक्स का पार्ट 2 समाप्त होता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको ऑप्टिक्स के पार्ट 3 लेके आएंगे। अभी ऑप्टिक्स समाप्त नहीं हुआ है, ऑप्टिक्स का पार्ट 3 हम नेक्स्ट क्लास में फिर लेके आएंगे। तब तक करना कि आपको हमारे इस चैनल IIT ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर कर दीजिए है, लाइक करना है, कमेंट लिखना है आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। फिर जरूर देखिएगा ऑप्टिक्स का पार्ट 3 जिससे आपका पूरा ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाए। चलिए देखते हैं, तब तक के लिए हम थैंक यू, बाय।